नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज नंबर कौन सा है? टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस एक पुरास्थल से निरंतर प्राप्त हुआ है। ठीक है, लगातार प्राप्त हुआ है, उसमें किसी भी तरीके से जो तारतम्यता है वो बिल्कुल भंग नहीं हुआ है। तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी कि कालीबंगा? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, देखिए बी ऑप्शन आप लोग लगाइए, बी ऑप्शन मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है? वर्तमान बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में। ठीक है, एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ से पाषाण, ठीक है, यानी न केवल कृषि की शुरुआत बल्कि प्रारंभिक वस्तुओं से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कि उसके कर्मिक विकास व संस्कृति के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण के से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया? ठीक है, यहाँ हस्ताक्षर पूछा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया बताइए? तो कब किया गया? 1972, 1985, 1987, 1992। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन पे आप जाइए, 1987। ठीक है, 1987। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है, में हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से पर आधारित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कहाँ पे? कनाडा में है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ और उसने गजनी से डटकर मुकाबला किया था? बताइए कौन थे? धंग, विद्याधर, जय शक्ति की गंड? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्याधर। ठीक है, चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य लक्षण है? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, से क्या तात्पर्य है? कृषि और उद्योगों का समान महत्व देना, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के साथ निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का भी सहअस्तित्व होना, और अगला है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ पूर्ण विलय, चौथा है अमीर और गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह समाप्त करना। तो बताइए क्या है इसका ऑप्शन, जो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र सेक्टर का सहअस्तित्व होना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका यानी विधान पालिका, ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर किस अधिनियम द्वारा केंद्र बनाया गया? ठीक है, द्विसदनीय विधान पालिका किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया पहली बार? ठीक है, बताइए। भारत में पहली बार द्विसदनीय विधान पालिका, भारतीय काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा? तो ये 1919 में होगा। ठीक है, सी ऑप्शन 1919। ठीक है, सी ऑप्शन 1919 हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख साहित्यकारों और उनके उपनाम स्थान के जोड़ों में से कौन सा गलत है? बताइए कौन सा गलत है? जोश मलिहाबाद, रघुपत सहाय फिराक कानपुर, जिगर मुरादाबाद और चकवस्त लखनऊ? बताइए इन चारों ऑप्शन में से यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा क्या होगा बताइए?
तो जो रघुपत सहाय थे वो कहाँ से थे, कानपुर से ना होकर गोरखपुर से संबंधित थे। तो बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहाँ से थे, गोरखपुर से थे, गोरखपुर। ठीक है, तो जोश मलिहाबाद सही है, जिगर मुरादाबाद सही, चकवस्त लखनऊ। ठीक है, तो साहित्यकार उनके उपनाम, ठीक है, कि सही जोड़े में 3 सही हैं, और जो चौथा यानी बी ऑप्शन गलत है वो गोरखपुर लगा लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, बताइए किस वर्ष किया गया था। तुम क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कि रेडक्लिफ रेखा कि मैकमोहन कि मैगी नॉट। तो बताइए क्या हो जाएगा, 1914 मैकमोहन रेखा 1914 में। ठीक है, 1914 में भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया था 1914 में, हालांकि इसको चीन नहीं मानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मानव जाति सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग भोजन या धार्मिक कार्यों के रूप में बड़े पैमाने पर किया था, गेहूं, चावल, जौ, मक्का। बताइए। इस क्वेश्चन जवाब दीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मानव जाति का पूछा, ध्यान रखिएगा, भारत में नहीं पूछा है, तो जो हो जाएगा। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कृषि की शुरुआत के समय मानव द्वारा सबसे पहले जिस बड़े अनाज का बड़े पैमाने पर, ठीक है, खाद्यान्न के रूप में प्रयोग हुआ वो जौ था। ठीक है, तो ये इस तरीके से मानव जाति का क्वेश्चन पे पूछा हुआ है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो गेहूँ और चावल हो जाएगा, चावल। ठीक है, यानी चावल जैसे मान लीजिए कुलडिहवा से मिला, ठीक है, तो चावल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लगा लीजिएगा, जो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ भौतिक राशि दिया है, दूसरी तरफ उसकी इकाई दिया है, तो बताइए। कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम। तो ये तीनों सही है। कार्य जूल, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान किलोग्राम होता है, दाब का डाइन नहीं होता। दाब का क्या होता है, बताइए, दाब का क्या होता है। दाब का पास्कल, क्या होगा, पास्कल। और डाइन किसका होगा, डाइन किसका होगा बताइए। ये भी बल का है, डाइन बल का है। डाइन किसका है, डाइन बल का। ठीक है, बल का न्यूटन भी होता है, बल का डाइन भी होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उसके साथ आने वाले महान मुस्लिम विद्वान अलवर्नी ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, बताइए, किसकी रचना की थी। तो शाहनामा की, किताबुल हिंद, तारीख़ फिरोज शाही की तुजुक बाबरी। तो ऑप्शन पे जाइए, बी ऑप्शन सही कर लीजिए, किताबुल हिंद। तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद कहते हैं इसे। उसने उन्होंने क्या किया था, ठीक है, ये गजनवी के साथ भारत आए थे और किताबुल हिंद लिखा, तो भारतीय संस्कृति, धर्म, विज्ञान, सामाजिक जीवन का विस्तृत यानी विशद वर्णन किया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिया आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, बताइए कौन सी क्रिया ऐसी है। किसी एनजीओ द्वारा बाढ़ पीड़ितों का निस्वार्थ भाव से स्वैच्छिक सेवा करना, किसान द्वारा बाजार में बेचने के लिए अनाज का उत्पादन करना, किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा नौकरी करना, या परिवहन ऑपरेटर द्वारा यात्रियों को बस सेवा देना। बताइए किसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं शामिल है। यानी ये एनजीओ द्वारा बाढ़ पीड़ितों को निस्वार्थ भाव से स्वैच्छिक सेवा करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, कोलकाता यानी जिसको कालीकट, सुल्तानती और गोविंदपुर मिला के बनाया गया था। ठीक है, कालीकाता नहीं कालीकट। ठीक है, कालीकट, सुल्तानती और गोविंदपुर। शहर की नींव 1690 ईस्वी में किसने रखा था, मतलब इन तीनों को
गाँवों को मिलाकर कोलकाता बनाया गया था उस समय, कोलकाता, ठीक है, नहीं कोलकाता नहीं कलकत्ता, ठीक है। अब उसकी न्यूज़, अब ध्यान रखिएगा, दूसरा तथ्य ये है 1690 में तो किसने किया था, तो देखिए जाब चौरनाक की चार्ल्स आयर, गेराल्ड आलमगियार, विलियम नॉरिस है, तो जॉब चौरनाक ने किया था, जॉब चौरनाक ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहे हैं ये, और हुगली नदी के तट पर इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक जो कलकत्ता है, ठीक है, कोलकाता शहर की, ठीक है, व्यापारी को प्रशासनिक नींव रखा था इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अवध के किस नवाब की बेगम बहू बेगम के नाम से जाना जाता था, जिसकी प्रसिद्ध मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। पहले फैजाबाद था, अब ठीक है, अयोध्या चेंज हो गया नाम, तो अयोध्या हो जाएगा। तो बताइए किसकी पत्नी थी वो, किसकी पत्नी थी बताइए। तो नवाब अशफुद्दौला कि नवाब शुजाउद्दौला कि वाजिद अली शाह के सफदरजंग, तो नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी थी, ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी थी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के तहत विषयों को आरक्षित रिजर्व्ड एंड हस्तांतरित ट्रांसफर्ड भागों में बांटा गया। आरक्षित विषयों में जैसे राजस्व, पुलिस, ठीक है, और न्याय पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास में था, ठीक है, जो आरक्षित था, ठीक है, दो भागों में बांटा गया। तो जो हस्तांतरित था उस पर कौन निर्णय लेता था, और आरक्षित पे कौन निर्णय लेता था बताइए। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर की, वही लिया करती थी किस पे, आरक्षित विषयों पे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और रही बात ट्रांसफ़र पे, तो जो भारत में भारतीय चुने हुए प्रतिनिधि थे, ठीक है, वो गवर्नर के साथ में मिलके, ठीक है, निर्णय लेते थे। हालांकि कुछ विषय में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दे दी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिणी भारत के नवपाषाणकालीन पुरास्थलों से प्राप्त राख के टीले, ठीक है, ऐश माउंट्स किस गतिविधि को प्रदर्शित करता है बताइए, किसको दिखाता है। प्राचीन काल में हुए भीषण युद्ध और नरसंहार को, गलत। कि आदि मानव द्वारा मिट्टी के बर्तन पकाने के भट्ठे, कि आप प्राचीन औद्योगिक भट्ठियाँ, कि बी ऑप्शन क्या, कि पशुपालक समुदायों के गोबर के ढेरों को एकत्रित कर जलाई गई आग के अवशेष, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ राख का टीला मिला है, तो वो यही मतलब जो मिला है वो ये इसी आधार पे मिला है, ठीक है, ढेरों को एकत्र करके जलाया जाता था, ठीक है। और जो धीरे धीरे क्या हुआ, टीले के रूप में हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत और पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है, ठीक है। तो यानी पाकिस्तान के साथ में वर्तमान जो बांग्लादेश है वो भी था। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या था, रेड क्लिफ, 1947 में रेड क्लिफ रेखा को, ठीक है, रेड क्लिफ जो है रेखा सिरिल रेड क्लिफ के माध्यम द्वारा, चूँकि इनकी अध्यक्षता में सीमा रेखा बनाया गया था, सिरिल रेड क्लिफ, तो इन्हीं के नाम से रेड क्लिफ रेखा के द्वारा 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। और मैकमोहन भारत चीन के बीच 1914, ठीक है। और डोरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, ठीक है। आगे ले लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण के समय अरब जगत के खलीफा कौन थे जिनके आदेश पर यह अभियान भेजा गया था, ठीक है, बताइए। खलीफा उमर, खलीफा वालिद प्रथम, खलीफा हारुल अल रशीद, खलीफा अबू बकर, बताइए कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके से क्वेश्चन अब कई एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो कौन थे, खलीफा वालिद प्रथम थे, ध्यान रखना इसको, खलीफा वालिद प्रथम थे। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया, तो ठीक उमैयद खिलाफत के खलीफा वालिद जो है, चूँकि जो खलीफा थे वालिद प्रथम, वो उमैयद खिलाफत के खलीफा थे, ठीक है, उमैयद खिलाफत के खलीफा थे।
और जिनके निर्देशन व समर्थन से, ठीक है, सफल सैन्य अभ्यास संचालित हुआ था। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। खलीफा वालिद प्रथम, नाम तो खलीफा वालिद प्रथम है, और जो खलीफा थे उमैयद, ठीक है, उमैयद जो है वंश के माने जाते हैं, उमैयद। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। परमाणु के नाभिक के आकार, परमाणु के नाभिक के न्यूक्लियस के आकार या व्यास को मापने के लिए किस अत्यंत सूक्ष्म इकाई का प्रयोग किया था? माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। बताइए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्मी या फेम्टोमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्मी या फेम्टोमीटर के द्वारा जो है अत्यंत सूक्ष्म इकाई का प्रयोग करके जो है नापा जाता है। परमाणु के नाभिक के आकार या व्यास को मापने के लिए, ठीक है, फर्मी या फेम्टोमीटर का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, चिंसुरा में डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र फैक्ट्री को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, फोर्ट गुस्तावस, ठीक, गुस्तावस और फोर्ट डेविड। बताइए, 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। चिंसुरा में तो फोर्ट गुस्तावस, फोर्ट गुस्तावस, ध्यान रखना। कहाँ पे? चिंसुरा की बात कर रहा है डचों के माध्यम से। ठीक है, डच, ठीक है, डच चिंसुरा में, चिंसुरा, ठीक है, तो फोर्ट गुस्तावस, गुस्तावस, ठीक, सी ऑप्शन लगा दीजिए, गुस्तावस। व्यापारी ये क्या कहते हैं, ये व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री क्या हुआ करती थी? व्यापारिक कोठी और उसकी सुरक्षा के लिए किलेबंदी जो की जाती थी। ठीक है, उसके लिए जो क्या कहते हैं किलेबंदी फैक्ट्री बनाई जाती थी। तो उसे ही क्या कहते हैं व्यापारिक केंद्र फैक्ट्री कहते थे, उसी का नाम यहाँ पे रख दिया गया था, फोर्ट गुस्तावस। ठीक है, फोर्ट गुस्तावस। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। धारणीय विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विचार को बढ़ावा देता है? बताइए, किस विचार को बढ़ावा देता है? तो प्राकृतिक संसाधनों के असीमित और तीव्रतम दोहन को, भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने को, या औद्योगिक विकास पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को, कि डी ऑप्शन है केवल अमीर देशों का आर्थिक विकास करने में। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है, वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना है। आगे बढ़ जाते हैं। बताइएगा आप लोग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत कब आया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? बताइए। 1854 मैकाले समिति, 1886 एचिसन आयोग, 1919 में, ठीक है, इस लिंगटन आयोग, और 1923 में ली आयोग। बताइए कौन सा? तो 1854 में मैकाले समिति के द्वारा। ठीक है, हुआ क्या था, चार्टर एक्ट 1853 के बाद 1854 में क्या हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर भारत में प्रशासनिक पदों के लिए खुली प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के बाद शुरू किया गया द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स में सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बताइए किसको शामिल नहीं किया था? न्याय प्रणाली में सुधार, तेल और प्राकृतिक क्षेत्रों में सुधार, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों में व्यापक सुधार, शासकीय और सार्वजनिक संस्थानों में प्रशासनिक ढांचे में सुधार। बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो जो नहीं शामिल किया गया, जो आपको टिक करना है, ये को टिक करना है, यानी न्याय प्रणाली में सुधार को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? बताइए। असम, मेघालय, त्रिपुरा कि दक्षिण पश्चिम बंगाल? बताइए। तो आप लोग को पता ही होगा इसका उत्तर त्रिपुरा,
क्या है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा भौगोलिक रूप से तीनों दिशाओं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक सीमावर्ती भारतीय राज्य है। ठीक, सीमावर्ती भारतीय राज्य। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पूर्व काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बुद्ध नवाबों और महाराजों के संबंध में उत्तर प्रदेश में पर्याप्त प्रामाणिक व पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। क्या सही है? बताइए। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही है। रामायण और महाभारत कालीन घटनाओं और स्थलों के प्रामाणिक ऐतिहासिक निरंतरता को वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह साबित करने के लिए अभी भी शोध की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। एक या दो, दोनों ऑप्शन, एक और दो, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? यह समय को मापने के लिए अत्यंत सूक्ष्म इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में यानी वैक्यूम में तय करता है। सी है, इसका प्रयोग केवल पृथ्वी पर दो शहरों के बीच की दूरी मापने में होती है। और डी है, एक प्रकाश वर्ष का मान 10⁻15 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब बी हो जाएगा। मतलब यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। मतलब एक वर्ष में, एक दिन में नहीं, 24 घंटे में नहीं, एक वर्ष में जो निर्वात में वैक्यूम में तय करता है उसको प्रकाश वर्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी की यानी इसका मतलब क्या होगा? कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष करते हैं, यानी दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, खाद्यान्नों की कृषि को बड़े पैमाने पर व्यवस्थित प्रारंभ सर्वप्रथम मानव इतिहास के किस काल में हुआ? ध्यान रखना इस बात को। खाद्यान्नों कृषि खेती बड़े पैमाने में व्यवस्थित आरंभ सर्वप्रथम पूछा है, बताइए। तो न्यूलिथिक काल में हुआ था, न्यूलिथिक। ठीक है, तो न्यूलिथिक क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल हो जाएगा, न्यूलिथिक। ठीक है, मध्यपाषाण काल में। ठीक है, इसमें आपको, ठीक है, पशुचारण, पशु, ठीक है, पशुचारक, ठीक है, चारागाह वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो और नवपाषाण काल में, ठीक है, इसमें पहिए का आविष्कार, ठीक है, और इसके बाद में खाद्यान्नों, ठीक है, ये एक स्थायी बस्ती के रूप में शुरुआत नवपाषाण काल में हो गई थी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए, सतत धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, बताइए। 10, 15, 17, 21, बताइए। 17 कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य। ठीक है, कितने? 17 लक्ष्य 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। और स्टार्ट कब हुआ? 2015 से 2030 तक। ठीक है, याद रहेगा 17 लक्ष्य है। जिसमें क्या है? गरीबी, भूखमरी, असमानता, पर्यावरण संकट, इस तरीके के 17 लक्ष्य बना के, ठीक है, इसको पालन करने के लिए अलग अलग हर एक देश अलग अलग स्तर पे अपने यहाँ सुधार कर रहा है। ठीक है, ताकि इसी विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जैसे भारत में, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, पांडाचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित ऐतिहासिक कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। पांडाचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? बताइए, कौन था? बताइए। पुर्तगाली। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पांडाचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति डच थे, ये भी सही है। इन्होंने इसे बाद में फ्रांसीसियों को सौंप दिया था, ये भी सही है। सही है, ठीक है। तीसरा, अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था, परंतु 1814 की पेरिस संधि के तहत इसे पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, 31 दिसंबर 1600, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा किस ब्रिटिश कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का पहला आधिकारिक चार्टर यानी अधिकार पत्र दिया? ठीक है, तो कौन सी कंपनी थी बताइए? सबसे पहले कौन सी कंपनी थी?
लेवेंट कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, या ऑस्टेंड कंपनी, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और ये ध्यान रखना है इस बात को कि एलिजाबेथ ने ब्रिटिश कंपनी को पूर्व के देशों के साथ, ना कि खाली पर्टिकुलर भारत के साथ, भारत के साथ में अन्य पूर्वी देश, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक, के साथ व्यापार करने का पहला आधिकारिक चार्टर दिया था। उस कंपनी का जो पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, ठीक है, भारत तत्कालीन ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में किया था। इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं इसे? डोरंड रेखा। क्या कहते हैं? डोरंड रेखा। बताइए 1893 है कि 96 है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? मार्टिमर जो है डोरंड द्वारा खींची गई थी। ठीक है, वर्तमान में ये इंडिया और अफ़गानिस्तान में ना होके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर इतिहास का सवाल पूछ ले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तो भारत कहलाएगा। ठीक है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने अभी 30 क्वेश्चन देखा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और आगे भी इस तरीके से हम लाते रहेंगे। आप लोगों ने इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।